Hello guys, welcome to Practice Mocks, a YouTube channel on regulatory body examination. So आई होप आपका आरबीआई गेट में 2024 का प्रिपरेशन अच्छे पेस पे चल रहा है बिकॉज दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आप वीक एरियाज पे फोकस करके अपना आगे इम्प्रूव कर सकते हो. अदरवाइज जब एग्जाम से 2 महीने पहले तो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू क्लियर योर वीक कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, वहाँ पे यू मोस्टली डू प्रैक्टिस एंड जनरल अवेयरनेस. ठीक है, तो अभी बहुत अच्छा टाइम है, आइडियल टाइम है चीज़ें अच्छे से करने का, नोट्स बनाने का बहुत अच्छा टाइम है. अगर आपने फेज 2 का नहीं पढ़ा तो फेज 2 का भी आप अभी कर सकते हो. इट्स नॉट कि फेज 2 के लिए टाइम चला गया फेज 1 ही करो, फेज 2 भी आप अभी कर सकते हो. ठीक है, फोकस रखो अपना, कम पढ़ो बट अच्छे से पढ़ो, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेके आने में. अब यूँ नहीं कि अपने क्वांट के अगर 20 चैप्टर तो 20 के 20 चैप्टर खत्म करने हैं एंड सब में आपको स्ट्रॉन्ग होना है. नहीं, ऐसा रिक्वायर्ड नहीं है. पिक एटलीस्ट 5 टॉपिक्स जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो 5 टॉपिक पे 500 क्वेश्चंस कर लो और वो आप क्या करेंगे, फंडामेंटल्स को क्लियर कर देंगे. ठीक है, इससे क्या होगा, आप एग्जाम के टाइम पैनिक नहीं करोगे. पैनिक कैसे नहीं करोगे, आई विल एक्सप्लेन यू. अगर आपने ये 5 टॉपिक किसी क्वांट के या रीजनिंग के अपने अच्छे से कर लिए तो क्या होगा, जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे ना, बेस्ड ऑन दोस 5 टॉपिक्स ओनली यू विल बी एबल टू गेट अ वेरी गुड स्कोर एंड अ गुड परसेंटाइल. उससे क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा एंड यू विल नॉट बी स्केर्ड एट द डे ऑफ एग्जाम. सो अभी से चीज़ें स्टार्ट कर दो. पीआईबी डेली फॉलो करो बिकॉज पीआईबी में क्या चीज़ें रिपीटेटिव होती हैं एंड जो हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं क्वेश्चंस अलॉन्ग विद द टॉपिक ऑफ द डे, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हम ट्राई करते हैं हर एक दिन अलग टॉपिक लेके आए. ठीक है, ठीक है. तो आज का टॉपिक हमारा WTO पे है और WTO पे आपको पता है न्यूज़ में काफ़ी रह रहा है बिकॉज 14th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हो रही है अबू धाबी में. ठीक है, UAE में. तो उसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट कर रहा है. ऑल WTO मेंबर कंट्रीज आर पार्टिसिपेटिंग देयर. तो आज हम WTO के बारे में पढ़ेंगे. हमारा फोकस आज के लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ WTO के मैकेनिज्म पे रहेगा. उसके हर एक एग्रीमेंट के डिटेल में जाने का हमारे पास अभी स्कोप नहीं है. बट इन फ्यूचर लेक्चर्स व्हाट आई विल ट्राई टू ब्रिंग ऑन ईच एग्रीमेंट्स ऑफ WTO. फॉर एग्जांपल अग्रीमेंट ऑन गुड्स, अग्रीमेंट ऑन सर्विसेज, काफ़ी सर्विसेज वाला काफ़ी न्यूज़ में रहा है. ट्रिप्स अग्रीमेंट पे लेके आऊँगा, इन पर फिर मैं डिटेल में लेक्चर लूँगा. ठीक है, और तभी पॉसिबल हो पाएगा. बट आज मैं सिर्फ और सिर्फ आपको WTO का मैकेनिज्म बताऊँगा, WTO वर्क कैसे कर रहा है, WTO का इंपॉर्टेंस क्या है एंड ऊपर से बताऊंगा कि इसमें इश्यूज क्या क्या हैं. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आरबीआई के लिए, फॉर एनी अदर एग्जाम के लिए, बीट और फेज 1 फेज 2 और इंटरव्यू, हर जगह के लिए WTO इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सो इसको अच्छे से पढ़ना हमारा महत्व बन जाता है, राइट है, क्योंकि करना ही करना है. कहते हैं फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज. तो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है कि WTO जैसी टॉपिक को छोड़ना नहीं है. ठीक है, वर्ल्ड बैंक हो गया, WTO हो गया, IMF हो गया, ये आपको करने ही करने हैं. तो स्टार्ट करेंगे WTO से. इससे पहले जो मैंने पिछला लेक्चर लिया था, कल हमारा लेक्चर नहीं हो पाया था, सॉरी फॉर डैट. बट मैंने क्या किया है कि कल के लिए भी जो कल मैं नहीं लिया उसके क्वेश्चंस भी, मतलब कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे 2 दिन के पीआईबी के, वो मैंने सबके मिला के 5 क्वेश्चन लेके आया हूँ. तो कोई भी दिन छूटता नहीं है आपका, ये आप ध्यान में रखिएगा. कुछ न्यूज़ होती हैं जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, दैट आई जनरली डोंट ऐड. ठीक है, और इन 5 क्वेश्चन में आई ट्राई टू ब्रिंग द बेस्ट क्वेश्चन आउट ऑफ द पीआईबी. ठीक है, जो आरबीआई में आने के चांसेस रहते हैं जिसके. तो ठीक है, तो हम पिछले 5 क्वेश्चन जो मैंने पहले कराए थे पिछले लेक्चर में, जो दिए थे आपको करने के लिए, उसका सोल्यूशन विद बताऊंगा आंसर की. ठीक है, देन फिर जो हम आज 5 क्वेश्चन लेके आए उसकी डिस्कशन करेंगे टॉपिक ऑफ द डे पढ़ने के बाद. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम. सो हमारे जो 5 टॉपिक्स रहेंगे अपार्ट फ्रॉम WTO, वो रहेंगे हमारे बैंक सखी, स्वयं पोर्टल प्लस है ये, WTO गेट्स. ठीक है, पोषण माह, GRAP. फॉर एग्जांपल अगर आपने WTO को यहाँ से पढ़ लिया, फिर आप ये क्वेश्चन करोगे ना, दीज आर कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स. यहाँ मैं बात करूँ WTO के मैकेनिज्म की, यहाँ मैंने बात की अग्रीमेंट की. तो यहाँ जो क्वेश्चन है वो अग्रीमेंट पे आए हैं एंड UPSC ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछ चुका है, तो आरबीआई भी पूछ सकता है बिकॉज आरबीआई का इंटरेस्ट इंटरनेशनल बॉडीज में बहुत ज्यादा रहता है. 2022 में भी क्वेश्चन आए थे, लाइक राइसीना डायलॉग पे आया था, IMF पे आए थे. 2023 के अंदर भी काफ़ी सारी रिपोर्ट्स आई थी, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स. तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये. वी जस्ट कैन नॉट इग्नोर इट एंड स्पेशली व्हेन टॉकिंग अबाउट ट्रेड एंड इन सर्विसेज और गुड्स. ठीक है, दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट. देन पोषण माह पे है, देन GRAP है. ठीक है, GRAP में पहले भी क्वेश्चन दे चुका हूँ, इस बार दोबारा लेके आऊँ, पर थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है. ठीक है, देन आई हैव नॉट एडेड PIB लिंक्स इन द प्रीवियस लेक्चर्स, बट मैंने इसमें PIB लिंक दोबारा ऐड करना स्टार्ट कर दिया. तो एक बार जब क्या करना, आपको डाउनलोड करने के बाद PIB लिंक पे जाके सारे रीड करना आर्टिकल्स. ठीक है, यू विल गेट टू नो अ लॉट अबाउट देम
देन कम एंड सॉल्व दिस क्वेश्चंस। तो अब आपको इसका आंसर भी सोल्यूशन में बताने हैं हमारे, सॉरी कमेंट सेक्शन में बताने हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम पिछले लेक्चर के क्वेश्चन से। पहला था हमारा कि NICDC ने ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज़ के लिए एक IT फ्रेमवर्क बनाने के लिए किसी IIT से एग्रीमेंट साइन किया। वो कौन सा IIT है? तो काफ़ी फैक्चुअल न्यूज़ है, इट वाज IIT दिल्ली, ठीक है, यू कैन जस्ट रीड अबाउट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ई-वेरिफिकेशन स्कीम। ई-वेरिफिकेशन स्कीम बेसिकली हमारी टैक्स कंप्लाइंट स्कीम है। इसके अंदर क्या होता है कि अगर आपने ITR फाइल किया है, उसके अंदर कोई चीज़ छूट गई है आपसे, जो आपने वो इनकम क्या है बताई नहीं है गवर्नमेंट को, हो सकता है गलती से ना बताइए या जानबूझ के ना बताई हो, एंड गवर्नमेंट को कैसे पता लग जाता है ऑन वेरिफिकेशन की वो जो है वो आपने शो नहीं करी है, तो आपको एक चांस दिया जाता है ताकि विवाद ना हो, विश्वास क्रिएट हो, आपको चांस देता है कि आप उस एरर को करेक्ट करो, ठीक है। दिस इज ई-वेरिफिकेशन स्कीम, सिंपल, ठीक है। इट इज अ टैक्स कंप्लाइंट स्कीम बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और CBDT। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी। कौन सा मिशन है जो बात करता है हमारा कि एडोलेसेंट गर्ल्स को टारगेट करना है इन लिमिटेड डिस्ट्रिक्ट्स एंड रजिस्टर्ड अंडर पोषण ट्रैकर टू इंक्रीज देयर न्यूट्रिशनल वैल्यूज, ठीक है। इस मिशन का नाम बताना है, सो इट इज मिशन उत्कर्ष, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देन PM मित्रा। PM मित्रा इज अ स्कीम to increase our textile industry, to increase our textile exports, to increase textile value addition in the country, to increase employment and to generate overall values system, ठीक है। तो मित्रा स्कीम के अंदर पूछा गया है कि एक SPV बनाया जाता है, ठीक है, जो हर एक मित्रा को जो टेक्सटाइल पार्क है उसको हैंडल करेगा, और जो SPV है स्पेशल पर्पस व्हीकल, वो बहुत सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट से मिलकर बना है, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट हमारी क्या है, करेक्ट है। सेकेंड है जो कितने करोड़ पर पार्क दिया जाएगा अंडर द मित्रा स्कीम, इट इज 500, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। फिर है तो ये पार्क बनेंगे सिर्फ 7 स्टेट में बनेंगे, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो ऑल A, B and C आर करेक्ट है, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, अगर आपने काफी बार पढ़ भी चुके होगे इसको, काफी बार यूज में रहता है, ठीक है। अगला हमारा था कोल पे। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में कोल के बारे में काफी चीजें बताई थी कि कोल कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो यहाँ मैंने 2 चीजें बताई थी आपको कि ओवरऑल एनर्जी के अंदर कोल का हिस्सा अराउंड 50% है, हाफ है। मतलब कि हम अगर एनर्जी की बात करें तो व्हीकल चल रही है वो भी एनर्जी है, ट्रेन चल रही है वो भी एनर्जी है ना। बट पावर जनरेशन में जब हम बिजली जनरेट कर रहे हैं वो एनर्जी अलग है, उसके अंदर कोल का 70% से ज़्यादा है। तो मैंने यहीं ये पूछा गया कि कोल का कितना % से ज़्यादा है, तो वो 70% से ज़्यादा है, बट बाकियों से कम है, लाइक 90 से कम है, 95 से कम है, 85 से कम है, 80 से कम है, इट इज मोर देन 70 है, समवेयर बिटवीन 70 एंड 80%, ठीक है। सो ये आपको ध्यान में रखना है कि कितना परसेंटेज कोल का जो है ओवरऑल एनर्जी में, इट इज 50%, बट कितना हमारा क्या कह सकते हैं कि पावर जनरेशन में इट इज 70%। नाउ विल स्टार्ट विद WTO। तो WTO का एज यू ऑल नो न्यूज में, बिकॉज 14th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हैज बीन हैपनिंग, इट इज हैपनिंग इन दी अबू धाबी, ठीक है। सॉरी MC13 हो रहा है, नॉट 14, सॉरी MC13 हो रहा है, नॉट 14, ठीक है। सो ये हो रहा है इन अबू धाबी फ्रॉम 26 to 29 फरवरी 2024। अब ये जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होता है ये WTO का ही पार्ट होता है, और ये हर 2 साल बाद मिलता है, एंड इट इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी, ठीक है। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हर 2 साल बाद मिलते हैं और मिलके मल्टीपल टॉपिक्स पे डिस्कशंस होती हैं यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ WTO एंड मीट्स एवरी 2 years। तो ये फैक्ट आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। कंप्राइज ऑफ ऑल WTO मेंबर्स, इट इंक्लूड्स कस्टम यूनियंस ऑल्सो, और जो फुल टाइम मेंबर नहीं वो भी यहाँ पे आते हैं एंड डिस्कशन करते हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे, फ्रॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट, फ्रॉम एग्रीकल्चर सब्सिडीज, फ्रॉम ई-कॉमर्स, फ्रॉम सर्विसेज एटसेट्रा, ठीक है। Now this is a very good image और I would say slide जो मैंने पिक करी है WTO की वेबसाइट से, पूरा एक्सप्लेन करता है WTO का मैकेनिज्म क्या है। सो हाईएस्ट इज मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, फिर इसी का ही सब पार्ट होता है जनरल काउंसिल, जो क्या है डे टू डे फंक्शंस देखती है। जब मिनिस्ट्रियल 2 साल बाद चली जाती है, हर 2 साल मिलने के बाद, तो बाकी चीजें कौन हैंडल करता है, जनरल काउंसिल। अब ये जनरल काउंसिल, इसकी मल्टीपल फंक्शन है। एक तो ये सबसे बड़ा फंक्शन इसका है कि इट मीट्स एज अ डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, ठीक है। डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी की तरह भी मीट करती है। डिस्प्यूट किसके बीच में हो सकते हैं, 2 कंट्रीज के बीच में हो सकते हैं, मल्टीपल कंट्रीज के आप बीच में आपस में हो सकते हैं। तो इसके डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए देयर इज जनरल काउंसिल, ठीक है।
एंड इट ऑल्सो मीट एज अ ट्रेड रिव्यू। अगर इंडिया ने कोई ट्रेड पॉलिसी बनाई है तो उसको रिव्यू करेगा ये, ठीक है, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी, सेटलमेंट बॉडी, ठीक है। उसके अलावा ये जो है ये अलग अलग काउंसिल से भी काम करता है। सो देयर आर 3 मेजर अग्रीमेंट्स इन WTO, ठीक है। देयर इज अग्रीमेंट ऑन गुड्स, अग्रीमेंट ऑन सर्विसेज एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अग्रीमेंट, इसको ट्रिप्स भी कहा जाता है। तो ये क्या है, तीनों में अगर जब जनरल काउंसिल गुड्स के लिए बैठेगा तो इट इज काउंसिल फॉर ट्रेड इन गुड्स, व्हेन सर्विसेज काउंसिल फॉर ट्रेड इन सर्विसेज, काउंसिल फॉर ट्रेड इन IPR, ठीक है। इसके अलावा इट डज अदर थिंग्स एज वेल। It has its own committees. This council has its committees, जो committees on different purposes, trade and environment, development, dedicated season, ठीक है। These are other things, but important thing ये है, ठीक है। अब इसी कमेटी क्या है, इसी कमेटीज तो ये हैं, इसी गुड्स की कमेटीज एग्रीकल्चर पे है, एंटी डंपिंग पे है, कस्टम वैल्यूएशन पे, इंपोर्ट लाइसेंसिंग पे, मार्केट एक्सेस पे है, रूल्स ऑफ ओरिजिन पे है, ठीक है, फाइटो सैनिटरी एंड सैनिटरी मेजर्स पे है, ठीक है। तो ये सब है, मगर इसको आप समझ सकते हो, काफी वो है ये, ठीक है। उसके बाद ट्रेड नेगोशिएशन कमेटी होती है, जो नेगोशिएशन चल रहे हैं, अभी जो दोहा डेवलपमेंट चल रहा है हमारा 2003-4 से अभी तक चल रहा है, तो इस पर डिस्कशन चल रही है। तो ये भी जनरल काउंसिल क्या है, मीट करती है इस वे में, ठीक है। सो ये मैकेनिज्म है, यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अब बात करें WTO की, वाई WTO और ये आया क्यों, क्या हुआ, थोड़ा हिस्ट्री ऑफ WTO के बारे में बात करते हैं। सो बेसिकली क्या था, जब वर्ल्ड बैंक IMF बना तब भी बात करते थे कि यार एक इंटरनेशनली ना कोई ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, बिकॉज हम चाहते हैं कि ट्रेड बैरियर्स कम हो, लोग इंपोर्ट कोटा जो लगाते हैं वो ना लगाएं, ठीक है। बट यू ऑल नो कि आफ्टर इंडिपेंडेंस जब काफ़ी डीकोलोनाइजेशन हो रहा था इन डेवलपिंग नेशंस और जो पुअर नेशन से, इंडिया में से जैसे कि हम डीकोलोनाइज हो रहे थे, तो हम डर गए थे कि यार हम अभी से ट्रेड नहीं खोलना चाहते, हमें बहुत एक्सप्लॉइट किया गया है। तो उस टाइम पे ना WTO नहीं बन पाया। उस टाइम पे एक जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, इसे गैट भी कहा जाता है, GATT, वो बना जनरल अग्रीमेंट। इसके काफ़ी सारे ड्रॉबैक्स थे, बट इट कुड नॉट बिकम WTO इनिशियली। काफ़ी लेट WTO बना, कब बना हम बाद में बात करेंगे। तो इस क्या रीजन थे WTO नहीं बना इनिशियली, डीकोलोनाइजेशन था, एंड लोगों को अपनी इकोनॉमी चलाने के लिए हमें इंडिया में या फिर किसी अपनी कंट्री में ही गुड्स प्रोड्यूस करने हैं। तो इंडिया में जो स्ट्रेटेजी थी इंडस्ट्रियलाइजेशन की, थी इंपोर्ट्स सब्स्टिट्यूशन। जब आप इंपोर्ट्स को सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, मतलब आप गुड्स को अलाउ नहीं कर रहे हो आने के लिए, आप डोमेस्टिक इकोनॉमी पे फोकस कर रहे हो, डोमेस्टिक गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो। बट यहाँ पे प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि जब तक आपकी कंट्री में रिसोर्सेज नहीं है, वी डू नॉट हैव द इनफ कैपेसिटी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर बाहर से कोई गुड आ रहा है, ठीक है, लेट्स से कि मैं बहुत छोटे से एग्जांपल देता हूँ, अभी की बात करता हूँ, जैसे iPhone 15 बन गया, इंडिया वांट्स कि हम iPhone नहीं चाहते हैं, हम खुद का iPhone बनाना चाहते हैं, बट इंडिया में टेक्नोलॉजी इतनी नहीं है। बस मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, तो इंडिया में टेक्नोलॉजी इतनी नहीं है कि हम iPhone 15 अभी से बना पाए। विल स्टार्ट विद iPhone 6, फिर बनेगा iPhone 8, फिर 10, फिर 13, ऐसे फिर बनेगा, ठीक है। मतलब हम उस लेवल की टेक्नोलॉजी पे हैं अभी। तो हम जब स्टार्ट करेंगे हम बनाएंगे, पर हमारे गुड्स एक्सेप्टेंस नहीं होगा। फिर जब 15 iPhone चल रहा है, हम 6 ही बना पा रहे हैं, ठीक है। तो हमारी गुड्स एक्सेप्टेंस नहीं है, एक एक्सपोर्ट भी नहीं करवा पाएंगे, डोमेस्टिकली भी कंज्यूमर बोलेगा मेरे को जब बाहर से सस्ता आइटम मिल सकता है तो मैं इंडिया में महंगा आइटम दूँ, वो भी कम लेसर टेक्नोलॉजी पे, तो वाई, ठीक है। तो ये इश्यूज हैं, जब आपकी कंट्री में रिसोर्सेज नहीं है, रिसोर्सेज हैं भी वो अच्छे से यूटिलाइज नहीं हो पा रहे हैं, तो हमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं करना चाहिए, हमें वहाँ से लाकर टेक्नोलॉजी लर्न करनी चाहिए एंड उनको कम्पीट करना चाहिए। एक सप्लाई चेन बनानी चाहिए ताकि हम अपने एडवांटेज के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट्स बनाएं और डिसएडवांटेज के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स ना बनाए, ताकि हमारे गुड्स का एक्सेप्टेंस ज़्यादा हो, हमारा फॉरेक्स अर्निंग भी आए और एक ओवरऑल बेटर इकोनॉमी की तरफ हम जाए, ठीक है। तो ये था, तो पहले नहीं था, पहले जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड था, गैट, GATT, ठीक है। फिर 1995-96 में यूरोगुए राउंड ऑफ नेगोशिएशंस हुआ, जिसके अंदर एक मार्केश अग्रीमेंट साइन हो, जिसके बाद WTO बना। तो WTO क्यों बनाया गया, अब खुद सोचो, एक अग्रीमेंट था पहले, GATT वाज एन अग्रीमेंट, यहाँ कोई इसका इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर ही नहीं था। जैसे कि WTO का स्ट्रक्चर है ना, कि वो ये सब हो रहा है, ट्रेड नेगोशिएशन हो रही है, डिस्प्यूट सेटलमेंट की तरह मिल रहे हैं, हम पॉलिसी को रिव्यूज किया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं था वहाँ पे। इट लैक्ड इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, तो किसी को डिस्प्यूट रेज करना था, देयर वाज नो मैकेनिज्म एज सच। तो ये बहुत बड़ा इशू था, इसके लिए WTO एक प्रॉपर्ली बॉडी बनाई गई। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है,
WTO is not a UN specialized agency. Like UN special agencies are a lot. FAO है and UNDESA है, UNESCO है. These are all UN specialized agencies, but WTO is not a UN agency. ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है. ठीक है, तो अब WTO वर्क कैसे करता है? ठीक है, तो WTO में क्या है, पहले तो बात करता है गुड्स की. तो गुड्स पे एक अग्रीमेंट है, अग्रीमेंट ऑन गुड्स. गुड्स के अंदर क्या आता है? एग्रीकल्चर के गुड्स आ जाते हैं हमारे, एंड नॉन एग्रीकल्चर गुड्स आ जाते हैं. व्हाट डज इट मोर टॉक अबाउट? इट टॉक्स अबाउट टैरिफ रिडक्शन, नॉन टैरिफ बैरियर्स कम करने के लिए, एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं करनी है आपको. ठीक है, आप गुड्स को डंप करने के लिए ड्यूटी ज्यादा वो नहीं करवा सकते, चेंज नहीं कर सकते, एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं करवानी है, काउंटर वेलिंग मेजर्स नहीं लेने हैं. ठीक है, ताकि आप गुड्स पे वो करो, दूसरे इंपोर्ट्स को कम करो बेसिकली, है ना. मतलब अगर कोई कंट्री पे आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, अब वो आपको टैरिफ कम दे रहा है, बट जब उसके एक इंपोर्ट आप ले रहे हो तो आप टैरिफ ज्यादा दे रहे हो, तो दिस इज नॉट अ गुड थिंग. ठीक है, तो WTO चीजें अलाउ नहीं करता है, बारिंग फ्यू एक्सेप्शंस. इसके अलावा टॉक्स अबाउट सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स जो गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन में चाहिए. ठीक है, इट टॉक्स अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन गुड्स. ठीक है, देन सर्विसेज. सर्विसेज में सर्विसेज डिफरेंट फ्रॉम गुड्स. अब जब गुड्स आया तभी सर्विसेज भी आ गया था, बिकॉज लेट 90s में सर्विसेज भी काफी आ गए थे. सर्विसेज में क्या आ जाता है? होटल्स आ जाता है, हमारा जो ई कॉमर्स आ गया. मतलब अगर ई कॉमर्स में ई कॉमर्स सर्विसेज आप लगा लो, इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज होगी. दीज आर ऑल सर्विसेज विच आर ऑल्सो पार्ट ऑफ योर WTO अग्रीमेंट ऑन सर्विसेज. ठीक है, तो डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन सर्विसेज की हो सकता है कि अगर एक तो एग्जांपल देता हूँ, एक फॉरेनर इंडिया में आता है एज ए टूरिस्ट और यहाँ पे टूरिज्म की सर्विसेज ले रहा है, कोई गुड्स नहीं ले रहा है, बट इट इज अ सर्विस. एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है बट सर्विसेज का हो रहा है, और वो यहाँ पे खुद आया है. सर्विस, एक आदमी ने कंसल्टेंसी फी दी है USA के किसी कंसल्टेंट को इंडिया से, तो हमने क्या किया है, हमने एक तरीके से डॉलर दिए हैं. ठीक है, मतलब हमने इंपोर्ट किए सर्विसेज. ये भी क्या है, अब बंदा तो US में बैठा था, हमने ऑनलाइन ले ली, तो ये भी सर्विसेज है, बट यहाँ पे आदमी यहाँ पे नहीं आया. तो ऐसे डिफरेंट मैकेनिज्म होते हैं सर्विसेज के. दे आर ऑल्सो कवर्ड अंडर द अग्रीमेंट ऑन सर्विसेज. फिर आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए ट्रिप्स अग्रीमेंट. यहाँ बात कहते हैं कि एक पर्टिकुलर कंट्री में WTO मेंबर के अंदर क्या मिनिमम स्टैंडर्ड होने चाहिए पेटेंट्स को, कॉपीराइट्स को प्रोटेक्ट करने का, वो उसकी बात करता है. ठीक है, सो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट्स ऑफ WTO जिसके बेसिस वर्किंग होती है. इसके अलावा WTO की जनरल काउंसिल डिफरेंट वे में मीट करती है, ट्रेड की पॉलिसीज को रिव्यू करने के लिए मीट करती है, नेगोशिएशन कमिटीज की तरह मीट करती है, एंड डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी की तरह मीट करती है. ठीक है, अब WTO में मेजर इश्यूज क्या चल रहे हैं? इश्यूज ये चल रहे हैं कि यहाँ का सबसे बड़ा इश्यू है कि डिस्प्यूट का मैकेनिज्म ही बंद कर दिया गया है. कैसे कर दिया गया है? डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी तो है, मतलब जनरल काउंसिल कुछ फैसला ले भी लेगा, बट देयर इज नॉट डिस्प्यूट सेटलमेंट एपेलेट बॉडी. एपेलेट बॉडी का मैकेनिज्म क्या था कि WTO के मेंबर्स ही, जनरल काउंसिल ही 7 बंदे इलेक्ट करेगी, बट USA उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है और वो वैकेंट पड़ी है पोजीशंस इन द एपेलेट बॉडी. एंड एपेलेट बॉडी ऐसे पावर होती है कि जनरल काउंसिल डिसीजन को बदलने की, चेंज करने की, रिजर्व करने की, इट हैज द पावर. ठीक है, हाँ, एपेलेट बॉडी की पावर्स को भी हम अगर सारे जनरल काउंसिल के मेंबर टोटल कंसेंसस से माने तो उसको रिवर्स कर सकते हैं, बट ऐसा जनरली होता नहीं है. बट तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि डिस्प्यूट मैकेनिज्म क्या है, भी चल नहीं रहा ढंग से. इसके अलावा एग्रीकल्चर में इश्यूज है. एग्रीकल्चर में MSP का इशू है, बिकॉज अग्रीमेंट ऑफ गुड्स के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर WTO ये कहता है कि हम डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सिडीज होती हैं, तो हम सिर्फ वही सब्सिडीज दें जो क्या है मार्केट को डिस्टॉर्ट नहीं कर रही हैं, जो मार्केट की क्वांटिटी प्राइस को डिस्टॉर्ट नहीं कर रही है. फॉर एग्जांपल, अगर हम फार्मर के खाते में 6000 दे रहे हैं, तो वो 6000 दे रहे हैं, वो 6000 कहीं भी यूज कर सकता है. ठीक है, तो उससे क्या है, एग्रीकल्चर में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है. बट हम उसे कहें कि अगर आप वीट ग्रो करोगे, हमको 6000 रुपये देंगे, तो वीट क्या है, वो ज्यादा ग्रो करेगा, उसको 6000 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाएंगे. तो उससे क्या हो रहा है, मार्केट में वीट की मात्रा बढ़ रही है. जब ये बढ़ रहा है तो वीट की प्राइसेस कम हो जाएंगे, सप्लाई ज्यादा है, तो इससे कह रहे हैं मार्केट डिस्टोर्ट हो रहा है. तो WTO क्या कहता है, एग्रीकल्चर के अंदर डिफरेंट सब्सिडीज करता है, एम्बर, ग्रीन, ब्लू एक्सेट्रा, ऐसी सब्सिडीज होती हैं. तो डिवाइड किया गया था कौन सब्सिडीज अलाउड होती है, कौन सी नहीं अलाउड होती हैं. जो नहीं अलाउड होती हैं, डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ कंट्री, उसकी एक लिमिट की जाती है, जिसको डी मैक्सिमस लिमिट भी कहा जाता है. ठीक है, सो दिस इज अबाउट इट. ठीक है, तो WTO का बारे में था, WTO का मैकेनिज्म के बारे में था. ठीक है, अब गुड्स सर्विसेज
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में आप यहाँ से रीड कर सकते हो। देन डिस्प्यूट सेटलमेंट के बारे में रीड कर सकते हो, ट्रेड मॉनिटरिंग के बारे में भी रीड कर सकते हो। जस्ट यू कैन रीड इट फ्रॉम हियर। तो मेजर 4 चीजें ही है, गुड्स, सर्विसेज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड डिस्प्यूट सेटलमेंट। ठीक है, Let's start with the questions. So क्वेश्चन है हमारे, पहला है बैंक सखी का। तो बैंक सखी का क्या क्या कंडीशंस होती हैं और क्या कंडीशन नहीं होती है। तो मैं पूछा नॉट रिक्वायर्ड, तो आपको ये बताना है। तो बैंक सखी क्या होता है पता होना चाहिए इसके लिए, और बैंक सखी बनने के लिए, ठीक है, आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए। तो पहला है कि क्या 12 महीने तक एसएचजी का पार्ट होना चाहिए, इस एज ग्रुप में जरूरी होनी चाहिए, ऊपर नीचे नहीं हो सकता है। लिटरेट होना चाहिए, मिनिमम 10वीं 8वीं पास चाहिए। बैंक का एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, या फिर बोथ 2 and 4। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बताना है, ठीक है, विच इज नॉट रिक्वायर्ड, मतलब इनकरेक्ट बताना है बेसिकली। तो इसको ध्यान में करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इट कैन बी आस्क्ड इन योर आरबीआई गेट बी एग्जाम, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दिस प्रोग्राम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एसएचजी बैंक लिंकेज। तो ये हमने ऑलरेडी, आई थिंक वन ऑफ द PIB Insights video, we have already covered this video also, but future में मैं इसके बारे में भी और एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, because this is very important, is important for RBI but NABARD also। ठीक है, अगला है स्वयं प्लस। तो बेसिकली क्या है, एक स्वयं पोर्टल है, एक स्वयं प्लस पोर्टल है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, यू नीड टू बी नो अबाउट दिस। एंड स्वयं पोर्टल बेसिकली करता क्या है, और मे बी इसका फुल फॉर्म क्या है ये बताना चाहिए आपको। स्वयं का कोई फुल नहीं है तो भी ठीक है, बट है तो पता करो। इसके लिए PIB लिंक दिया है, PIB लिंक खोलना, पढ़ना उसके बारे में। स्वयं प्लस के बारे में जरूर पढ़ना, और स्वयं के बारे में, दोनों में डिफरेंस क्या ये पता होना चाहिए। कौन सी इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है, नोडल इंप्लीमेंटिंग एजेंसी, एंड बेसिकली है क्या ये। तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। यू हैव टू मार्क द करेक्ट आंसर हियर। हिंट है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर ही था, ये एडटेक काइंड ऑफ अ प्लेटफॉर्म ही है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, WTO जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। तो पहली स्टेटमेंट है, सारे WTO मेंबर्स आर एट द सेम टाइम मेंबर्स ऑफ द GATS। तो जितने भी WTO के मेंबर्स है सारे के सारे GATS के मेंबर्स क्या हो जाएंगे, बाय डिफॉल्ट हो जाएंगे। क्या तो GATS क्या गवर्नमेंट सर्विसेज को एक्सक्लूड कर रहा है या नहीं कर रहा है, आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा कि GATS जो है कब हुआ था, कि यूरो के राउंड के बाद ही हुआ था, फिर उसके बाद में बना है, तो ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो जस्ट आंसर दिस क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, बिकॉज न्यूज में रहा WTO तो ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब अगला है पोषण माह कब सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें मैं हिंट देता हूँ, एक पोषण माह होता है, पोषण पखवाड़ा होता है। पखवाड़ा मार्च में सेलिब्रेट किया जाता है, पोषण माह मार्च में नहीं सेलिब्रेट किया जाता है। तो आपको बताना है इसमें क्या है। तो मार्च तो कैंसिल हो गया, इन 4 में ही आंसर है, तो आपको बताना है क्या आंसर है वो। ठीक है, कमेंट सेक्शन में। GRAP आपको पता है क्या है, कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। इसको क्या कर रहा है, इन्फोर्स करवाता है। जितना पोल्यूशन बढ़ता रहता है उस हिसाब से प्लान को एग्जीक्यूट कराया जाता है। तो उसके अंदर पूछा गया कि जो BS3 पेट्रोल, BS4 डीजल है, कौन से स्टेज का पार्ट है ये, 3 का है, 4 का है, 2 का है, 1 का है। स्टेज 4 क्या 401 से ऊपर का होता है, और क्या CAQM के DC ऑर्डर जो है स्टेट गवर्नमेंट से सुपीरियर होते हैं या नहीं होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स क्वेश्चन है, बट ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। So here are the PIB links. This time I have added, so just I will add all the videos upcoming. Just open the link and try to read about them. So all the best guys. So this is from my side. ठीक है, तो जितनी PIB Insights की वीडियो है, just try to revise them and make your own notes. It will be very helpful because exam is, अभी टाइम है एग्जाम में, there is quite a time. So you have time to make notes, make a very good notes जो आपको समझ में आए। खुद के नोट्स बनाते तो खुद के ही समझ में आने चाहिए, वो ऐसे नहीं कि बहुत ब्यूटीफुल उसको कर रहे हो, ब्यूटिफिकेशन कर रहे हो। जल्दी जल्दी बनाओ, बट ऐसे बनाओ कि रीडेबल हो, बाद में आप पढ़ो तो आपको समझ में आ जाए आपने क्या लिखा है। तो खुद को समझ में आना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंड वो चीज़ लिखो जो आपको याद नहीं रहती है, जो आपको पता ही आपके माइंड में घुसी गई है, वो चीज़ लिखने का फायदा नहीं है। राइट, दोस्त थिंग जो आपको याद नहीं रहती है। ठीक है, सो दिस वाज आउट फ्रॉम माय साइड।
So keep studying.